नमस्कार, कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण कक्षा लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस विशेष कक्षा में हम चर्चा करने जा रहे हैं विकास के विभिन्न आयामों की। और विकास के विभिन्न आयामों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उस प्रक्रिया में जो सबसे पहला आयाम हम पढ़ते हैं वो होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, कि हमारे शरीर के अंगों का विकास कैसे होता है, ये इसके अंतर्गत आता है। शारीरिक विकास में वैसे हम यही पढ़ते हैं कि एक इतने महीने में हड्डियां इतनी विकसित हो जाती हैं, मांसपेशियां इतनी विकसित हो जाती हैं, मगर वास्तविकता यह है कि इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो इतने गूढ़ कभी नहीं पूछे हैं आज तक। रीट ने हमसे बहुत साधारण प्रश्न पूछे हैं शारीरिक विकास के, और एक क्वेश्चन तो बहुत सरल पूछा गया है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। शारीरिक विकास जिसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, इसको हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि शारीरिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित क्या क्या होते हैं। शारीरिक विकास में सम्मिलित होते हैं। क्या क्या चीजें सम्मिलित होती हैं शारीरिक विकास में? 4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली है स्नायु मंडल, जिसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। दूसरी जो चीज है इसमें जो सम्मिलित होती है वो होती है मांसपेशियां। पेशियां, मसल्स। तीसरी जो चीज शारीरिक विकास में सम्मिलित होती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और चौथी चीज जो इसमें होती है शामिल, वो होती है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, जिसको हम कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। शारीरिक विकास से एक बार सीधे सीधे प्रश्न आया था, और वो सीधे सीधे प्रश्न जो रीट में आया था वो इसी कॉन्सेप्ट से पूछा गया था। अब वो क्या प्रश्न था उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। ये L1 2015 में क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन, ये जो यहां पे चीज लिखवाई एज इट इज लिखवाई गई थी, उस क्वेश्चन में पूछी गई थी कि शारीरिक विकास में होते हैं, विकास में सम्मिलित है। ऑप्शन ए था स्नायुमंडल, ऑप्शन बी था मांसपेशियों में वृद्धि, ऑप्शन सी था अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये क्वेश्चन L1 2015 में एक बार पूछा भी गया है। तो आप देख सकते हैं कि शारीरिक विकास में क्या क्या सम्मिलित होता है, हम इस टॉपिक में समझ सकते हैं। अब आइए शारीरिक विकास के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं कि शैशवावस्था में अंगों का विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है। अध्ययन के दृष्टिकोण में सुगम्यता रहे इसलिए मैं यहां पर शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ले रहा हूं। यानी शैशवावस्था को अब मैं मान रहा हूं 5 वर्ष 6 वर्ष के आसपास। ठीक है, हालांकि ये जो पॉइंट्स मैं यहां पे लिखा रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर अपने को समझने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था में। तो एक चीज तो आपको पता है कि शैशव अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है। तीव्र शारीरिक विकास, शारीरिक विकास की जो गति होती है वो प्रथम 2 वर्षों में बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। अब कुछ एक एक पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की, लंबाई की यानी कि हाइट की। तो जन्म के समय लगभग 20 इंच लंबाई होती है। जन्म के समय कितनी लंबाई होती है? 20 इंच के आसपास लंबाई होती है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो बालक होते हैं, बॉयज जो होते हैं, वो बालिकाओं से करीब आधे इंच लंबे होते हैं। तो बालक ग्रेटर देन बालिका, ऐसे याद रख लीजिए ताकि आपको चीजें याद रहें। बालिकाएं और कितना? 1/2 इंच। बालक बालिकाओं से करीब आधे इंच लंबे होते हैं। उसके बाद आते हैं भार की बात करते हैं कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। तो जन्म के समय क्या होगा? करीब 3 किलोग्राम भार होगा। ठीक है, और यहां भी बालकों का जो भार है वो बालिकाओं से ज्यादा होता है। बालकों का भार बालिकाओं से ज्यादा। 6 माह में करीब जो भार है वो 2 गुना बढ़ता है और 1 साल तक ये 3 गुना जितना बढ़ जाता है। तो भार के बारे में एक फैक्ट आप और याद रखिएगा कि 6 माह में भार में 2 टाइम्स वृद्धि होती है, दुगुना, और 1 वर्ष तक आते आते भार 3 गुना हो जाता है। यानी कि वो जो 3 किलो का बच्चा था वो 1 साल तक आते आते 9-10 किलो का हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर रहेगा। भार के बाद आते हैं, लंबाई की बात कर ली, भार की बात कर ली, अब बात करते हैं मांसपेशियों की। मांसपेशियां, इनका वजन जन्म के समय कुल वजन का लगभग 23% होता है। यानी कुल वजन जो बच्चे का होगा उसका लगभग 23% वजन जो है वो मांसपेशियों का होगा। फिर बात करते हैं हड्डियों की। जन्म के समय ऐसा मानते हैं कि बच्चे में करीब 270 से 300 के करीब हड्डियां होती है, लेकिन बायोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर, जो चीज होती है शरीर में उसको हड्डी नहीं कह सकते, वो कार्ट्रिज होता है खाली। तो लेकिन हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कह सकते हैं कि जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। हड्डियां होती हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे से जुड़कर, इनमें बहुत सारी जो चीजें हैं इनमें एक दूसरे से जुड़कर ये 206 एंड में जो व्यक्ति में होती है उनमें ये निर्मित होती है। लेकिन आपको यहां पर एक शब्द याद रखना है और वो शब्द है अस्थीकरण। अस्थीकरण।
आप कहेंगे अस्थिकरण क्या होता है? अस्थिकरण यानी कि ऑसिफिकेशन। अस्थिकरण से अभिप्राय है साथियों हमारी हड्डियों का मजबूत होना, कि हम खनिज, फास्फोरस, लवण आदि जब शरीर के अंदर जाते हैं तो वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, और यही हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्थिकरण कहलाती है। हड्डियों के मजबूत होने की प्रक्रिया, हड्डियों के होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्थिकरण कहलाती है। तो यहां पर हड्डियों के बारे में भी हमने जाना। अब जब हड्डियां विकसित इसी अवस्था में तीव्रता से हो रही हैं, तीव्र शारीरिक विकास इसी अवस्था में हो रहा है, तो प्रश्न उठता है कि अस्थिकरण की प्रक्रिया तीव्र कौन सी अवस्था में होगी? तो साहब अस्थिकरण की प्रक्रिया तीव्र इसी अवस्था में होती है। हमने लंबाई की बात कर ली, हमने भार की बात कर ली, हमने मांसपेशियों की बात कर ली। अब दो बातें और करनी है। एक बात करनी है सबसे पहले दांतों की। दांतों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के मन में। दांत, टीथ, तो जन्म के समय दांत नहीं होते। जन्म के समय दांत नहीं होते, ये याद रखिएगा बात। कुछ विद्यार्थियों में, कुछ लोगों में जन्म के समय दांत मौजूद होते हैं, लेकिन उसको एक एनोमली माना जाता है, उसको एक विसंगति माना जाता है, उसको एक तरह का एक्सेप्शन माना जाता है। सामान्यतः जन्म के समय दांत नहीं होते। लेकिन एक फैक्ट और आप याद रखिएगा कि दांत जन्म के समय होते तो नहीं है, लेकिन टूथ फॉलिकल्स जरूर हमारे दांतों में उस वक्त मौजूद रहते हैं, जबड़े में मौजूद रहते हैं। इसलिए एक फैक्ट और आता है कि दांतों का विकास कब होता है। आपको लगता होगा कि साहब जन्म के समय नहीं होते, इसका मतलब दांत विकसित जन्मने के बाद होते हैं। गलत। दांतों का विकास गर्भावस्था में होता है, लेकिन दांतों का प्रकटीकरण, दांतों का दिखाई देना कौन सी अवस्था में आता है? कब? जन्म के बाद, शैशव अवस्था में। दांतों का विकास गर्भावस्था में लेकिन हो जाता है। एक चीज और है, व्यक्ति जब 4 से 6 माह का होता है, कभी 7 माह भी कई किताबों में लिख दिया जाता है, कहीं जगह 8 भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, तब व्यक्ति में अस्थायी दांत आते हैं, और इन अस्थायी दांतों को कहा जाता है दूध के दांत। अस्थायी दांत, दूध के दांत। ठीक है, ये बाद में जब कुछ साल बाद ये गिर जाते हैं बच्चे के, वो एक अलग चीज है। लेकिन 4-6 माह में बच्चे के अस्थायी दांत, दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो लंबाई, भार, मांसपेशियां, हड्डियां, दांत। अंतिम एक पॉइंट बचता है शारीरिक विकास का। आपको याद हो तो मैंने आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन जैसी बात जब कही थी, कब कही थी? जब हमने विकास के सिद्धांत पढ़े थे, तब मैंने अनुपात के परिवर्तन को समझाया था एक एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल अब यहां पर बता रहा हूं, और वो है सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क। आपको याद है मैंने उस वक्त क्या बात बताई थी आपको? मैंने उस वक्त ये कहा था कि जन्म के समय जो सिर की लंबाई होती है वो व्यक्ति की कुल लंबाई का 1/4 होती है। यानी हमारा जो सिर है वो बहुत बड़ा होता है, 1/4 होता है उस वक्त। ठीक है, तो सिर की लंबाई कुल लंबाई की 1/4। सिर की लंबाई कुल लंबाई की 1/4 होती है। ठीक है, कुल लंबाई की 1/4 होती है। मस्तिष्क का जन्म के समय भार जो होता है, मस्तिष्क का जो भार होता है विद्यार्थियों, मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जब व्यक्ति जन्म लेता है। तो एक चीज और याद रखिएगा, 6 बरस तक आते आते व्यक्ति के मस्तिष्क का 95% विकास हो जाता है, और एक सामान्य व्यक्ति का 6 वर्ष का जब वो होता है तब मस्तिष्क का भार होता है करीब 1250 ग्राम। कितना?
1 किलो 250 ग्राम, और एक वयस्क मस्तिष्क का, जो मेरा है, आपका है, एडल्ट जो मस्तिष्क है, उनका जो भार होता है वो होता है करीब 1400 ग्राम। इसलिए कहा जाता है कि 95% विकास मस्तिष्क का शैशव अवस्था में हो जाता है। तो 95% डेवलपमेंट जो होता है मस्तिष्क का मतलब मस्तिष्क की शक्तियों का नहीं, मस्तिष्क का आंगिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कब हो जाता है? शैशव अवस्था में। ठीक है, अब जब हमने इसको समझ लिया है तो आइए अब हम बात करते हैं किसकी? बाल्यावस्था की। आइए बाल्यावस्था की बात करते हैं, और मैं यहां पर जैसा कि मैंने कहा अध्ययन के दृष्टिकोण से मैं इसे ले रहा हूं 6 वर्ष के आसपास। बाल्यावस्था, तो सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की और भार की। तो सबसे पहले लंबाई कि बाल्यावस्था में लंबाई के बारे में क्या जानते हैं अपन? लंबाई प्रतिवर्ष 2 से 3 इंच की वृद्धि होती है। इंच की वृद्धि नंबर 1। अब बाल्यावस्था में बाजी पलटती है, बालिकाओं की लंबाई ज्यादा होती है बालकों से। बालिका ग्रेटर देन बालक। बात करें अगर भार की, तो भार जो है बालक का, भार में वृद्धि होती है। ठीक है, यहां भी बालिका का भार बालक से ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं हड्डियों की। तो हड्डियों में जो अस्थिकरण की प्रक्रिया हो रही थी वो अब तीव्र होती रहती है, क्योंकि अस्थिकरण जब तक नहीं होगा तब तक हड्डियां लचीली बनी रहेंगी, लचीली बनी रहेंगी तो कमजोर रहेगी। तो इसलिए अस्थिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, प्रक्रिया तीव्र होती है। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप लचीलापन जो है वो कम होता रहता है। लचीलापन कम होता जाता है, लचीलापन कम होता जाता है। अगर मैं मांसपेशियों की बात करूं, तो मांसपेशियों पे जो नियंत्रण है वो बढ़ता जाता है। नियंत्रण में वृद्धि होती है। दांतों की अगर बात करें, तो वो जो अस्थायी दूध के दांत थे वो टूट जाते हैं और 28 की संख्या में नए दांत आते हैं। ठीक है, दूध के दांत टूट जाते हैं। कुल दांत मनुष्य में 32 होते हैं, 28 अभी इसी अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, 28 स्थायी दांत आते हैं। दांत आते हैं। ठीक है, दूध के दांत टूट जाते हैं, उनके जगह पर 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। ये आप याद रखिएगा। सिर व मस्तिष्क की अगर बात करें, तो सिर व मस्तिष्क में ये याद रखिएगा कि जो अनुपातहीनता थी सिर व मस्तिष्क की वो कम हो जाती है। तो लिखिए अनुपातहीनता
कम हो जाती है, अनुपातहीनता कम हो जाती है। ठीक है, लंबाई, भार, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, सिर व मस्तिष्क, अनुपातहीनता कम हो जाती है। कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो आपको याद रखने होंगे, कुछ अन्य फैक्ट भी हैं जो आपको याद रखने होंगे। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसका दिल भी स्ट्रांग होता जाता है। एक बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है, इसी अवस्था में जब हमने बात की थी, तो उसका दिल, खासतौर पर जब वो जन्म लेता है उस दौर में, उसका दिल 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, बीट्स। अब आप सोचो, सामान्यतः हम 1 मिनट में 72 बार दिल को धड़का देते हैं, और एक बच्चा जो है उसका हृदय जो है वो 140 बार धड़क रहा है। इसका मतलब जस्ट डबल, आज एक वयस्क का दिल जैसे धड़कता है उसका जस्ट डबल धड़कता है। तो इस तरह की चीजें भी कम होती जाती हैं। आप जानते हैं शैशवावस्था में जो कामांग होते हैं वो परिपक्व नहीं होते, तो कामांग भी अब 10-12 साल तक आते आते परिपक्व होने लग जाएंगे। तो कामांगों की परिपक्वता आएगी, प्यूबर्टी स्ट्राइक होनी इस अवस्था के एंड में शुरू हो जाती है। खास तौर पर बालिकाओं के जो गुप्तांग होते हैं, कामांग होते हैं, यौवनांग होते हैं, वो ज्यादा तीव्रता से बढ़ते हैं बजाय बालकों के। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने बाल्यावस्था के बारे में जानने की कोशिश करी। अंत में बात करते हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था में कुछ इतना इंपॉर्टेंट हमें रीट के दृष्टिकोण से जानना नहीं है, आपको मैंने पहले बता ही दिया है। किशोरावस्था, तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक एक करके इन्हीं सारे बिंदुओं की किशोरावस्था में। सबसे पहले लंबाई, बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक हो जाती है, ठीक है। भार की बात करें तो भार में भी ये बात याद रखनी है कि बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है, बालिकाओं से अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हड्डियों की बात करें तो अब हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, खासतौर पर अस्थिकरण की जो प्रक्रिया है समाप्त हो जाता है, अस्थिकरण समाप्त हो जाता है, ठीक है। अस्थिकरण के बाद दूसरी चीज क्या आती है, अस्थिकरण आता है, समाप्त हो जाता है, उसके बाद आती है मांसपेशियां, मांसपेशियों में सुदृढ़ व मजबूत मांसपेशियां आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद दांत की अगर बात करें तो 4 प्रज्ञादंत यानी विजडम टीथ, अक्ल जाड़ जिसको कहते हैं, वो इस अवस्था में आते हैं। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो सिर व मस्तिष्क में आप जानते हैं कि सिर व मस्तिष्क का जो विकास होता है वो लगभग 15 वर्ष के आसपास समाप्त हो जाता है। तो 15-16 वर्ष तक ये विकास चलता रहता है और 15-16 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जो यौनांग होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। बालिकाओं के अंदर प्यूबर्टी बालकों से पहले आती है, करीब 2 साल पहले। किशोरावस्था जो है वो भी बालिकाओं में बालकों से पहले आती है, ये भी हमने पढ़ रखा है, ये भी आप जानिए। हालांकि रीट को लेकर इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। आवाज में परिवर्तन एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता होती है, खासतौर पर बालकों की आवाज भारी हो जाती है, बालिकाओं की आवाज और मृदुल हो जाती है। बालकों की आवाज के पीछे ये एडम्स एप्पल, आप देखिए थायराइड ग्रंथि एक बड़ी भूमिका निभाती है।
एडम्स एप्पल बालकों के गर्दन पे ये नजर आने लग जाता है, आप चेक कर सकते हो, बालिकाओं के एडम्स एप्पल नहीं होता। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं हैं जो हम इसमें देखा करते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। और इस प्रकार से आप किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था की शारीरिक विकास की विशेषताओं को समझ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और गतिक विकास की बात करते हैं। तो अब आइए शारीरिक विकास से ही जुड़े हुए एक और पक्ष का अध्ययन करते हैं और वो है गामक विकास। गामक विकास, जिसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? मोटर डेवलपमेंट का मतलब यह है साथियों कि हमारा शरीर तो ग्रो हो गया, हमारा शरीर तो बढ़ गया। आपने देखा अभी इससे पहले हम शारीरिक विकास में यही चर्चा कर रहे थे कि हड्डियां कैसे बढ़ती है, मांसपेशियों का विकास कैसे होता है, लंबाई कितनी बढ़ती है, वजन कितना बढ़ता है। लेकिन मनुष्य के केवल अंगों का विकास हो जाना ही मनुष्यता का विकास नहीं है, उसकी क्रिया शक्ति का विकास नहीं है। हम इन अंगों का, इन मांसपेशियों का कितनी कुशलता से उपयोग कर सकते हैं, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस चीज को लेकर गामक विकास सामने आता है। गामक विकास को लेकर एलिजाबेथ हरलॉक का कथन है, मांसपेशियों की उन गतिविधियों का नियंत्रण जो जन्म के समय और जन्म के पश्चात अनिश्चित और निरर्थक होती हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं आपको आज पढ़ाते समय इस मार्कर का कैसे उपयोग कर रहा हूं, बात करते समय मेरी गर्दन जो है मेरी बात को सपोर्ट कर रही है, मेरे हाथ मेरे बातचीत का सहयोग कर रहे हैं और उसके समर्थन में अपनी भूमिका या भंगिमाओं के जरिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। ये सभी चीजें, ये सभी क्रियाकलाप जिस एक विकास के आयाम के अंतर्गत आते हैं वो है गामक विकास। इसी गामक विकास को लेकर क्रो एंड क्रो का कथन है, क्रो एवं क्रो। स्नायुमंडल व मांसपेशियों की क्रियाओं के समीकरण द्वारा जो शारीरिक क्रियाकलाप संभव है
क्या कहलाती हैं? वो जो क्रियाएं क्या कहलाती है? गामक क्रियाएं कहलाती है। भाई सिंपल सी बात है, हमारा स्नायुमंडल, हमारा नर्वस सिस्टम, उसकी मदद से, मांसपेशियों की मदद से हम जो भी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, वो शारीरिक गतिविधि क्या कहलाती है? गामक गतिविधि कहलाती है। और उसी गतिविधि का विकास होना क्या कहलाता है? गामक विकास कहलाता है। अब ये आप कह रहे हैं कि दो कथन क्यों बताए? ये कथन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको एक तीसरा कथन और बताऊंगा, और वो तीसरा कथन है गैरिसन का। गैरिसन का ये कथन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गैरिसन के इसी कथन से एक बार रीट सवाल पूछ चुका है। गैरिसन के इसी कथन से ये सवाल रीट पूछ चुका है कि गामक क्रिया या गामक विकास के अंतर्गत मुख्य वो कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं। शरीर के अंगों का विकास होना नहीं है, शरीर के अंगों की क्रियाविधि का विकास होना है, उसकी फंक्शनैलिटी का विकास होना है। और उस फंक्शनैलिटी के विकास में जो मुख्य तीन तत्व आते हैं वो आते हैं शक्ति, दूसरा है गति, और तीसरा है अंग समन्वय। पहली चीज स्ट्रेंथ हो, दूसरी चीज स्पीड हो, और तीसरा अंग समन्वय यानी अंगों में कोऑर्डिनेशन हो। ये आपको ध्यान रखना है, शक्ति, गति और अंग समन्वय। अब इसको लेकर एक बार रीट ने क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन में यही था कि गामक विकास में क्या क्या सम्मिलित होता है, शक्ति, गति, अंग, समन्वय, इसी की बात थी। केवल शक्ति से भी काम नहीं बनेगा, केवल गति से भी काम नहीं बनेगा, अंग का समन्वय भी हो केवल तो भी काम नहीं बनेगा, तीनों चीजें एक साथ होंगी तब काम बनेगा। और यहां पर हम ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसके बाद आपको इस वक्त स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी बच्चे की। पढ़ नहीं पा रहे होंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी ये रिफ्लेक्ट हो, ना कि मेरे बैकड्रॉप पर भी। और ये जो ऑफिशियल डेटा है ये रॉबर्ट ए बैरॉन साहब की जो किताब है वहां से मैंने आपके लिए लिया है, ताकि ऑथेंटिकली आपको ये चीजें पता चलें कि कौन कौन सी अवस्था में, अवधि में, उम्र में या किस समय में व्यक्ति में कौन कौन सी गामक क्रिया परिलक्षित होती है। वैसे ये फोटोग्राफ आपके नोट्स पे भी आपको एज इट इज मिल जाएगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। जन्म के समय बालक की परिस्थिति आप जानते हैं कैसी होती है। जब वो 1 महीने के आसपास होता है, खास तौर पर 2 वीक्स टू 2 मंथ, 1 महीने के लगभग, वो अपने गर्दन को उठाना प्रारंभ कर देता है। जब वो 2 महीने का होता है तो वो 1.5 से 3 महीने के लगभग, इस तरह से कह सकते हैं, और एवरेज 2 महीने का एक बच्चा अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को भी उठाना शुरू कर देता है। 3 महीने के आसपास बच्चा रीच एंड मिस यानी कि कुछ इस तरह से चीजों को पकड़ना या देखना करना, इस तरह की गतिविधियां करने लग जाता है। 4 महीने तक बच्चा किसी के द्वारा सहारा देने पर बैठने लग जाता है। 5 महीने पर जब वो होता है तो गोद में बैठने लग जाता है और चीजों को पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। 6 महीने का बच्चा, जो बच्चों के लिए आप जानते हैं कुछ ऐसी कुर्सियां या वॉकर टाइप के जो आते हैं, चला नहीं पाएगा लेकिन उस पर बैठ जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सिट इन हाई चेयर, ग्रास्प डैंगलिंग ऑब्जेक्ट्स। 6.5 महीने के आसपास बच्चा अकेला बैठ सकता है और उसको बैठने पर यह डर नहीं होता कि ये गिर जाएगा या कुछ होगा। ये ऑथेंटिक ऑफिशियल डेटा है। अगर इसको अपन याद भी करते हैं और परीक्षा में इसके जरिए प्रश्न का उत्तर भी देते हैं तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि एक फॉरेन ऑथर के साथ में हम उसके एक तरह से कह सकते हैं, उसको हमने रेस्पेक्टिवली मानकर, उसको आधार मानकर इस डेटा को तैयार किया है रेफरेंस में। 8 महीने का बच्चा किसी की मदद से खड़ा हो सकता है, ही कैन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ समवन। वहीं 8 महीने के आसपास वो स्वयं भी
कुछ बच्चों के अंदर यह चीज होती है कि किसी चीज को पकड़ के खड़े होने लग जाते हैं। 9 महीने का बच्चा करीब करीब किसी चीज को पकड़ के खुद से खड़ा होने लग जाता है। यहां तो क्या है कि किसी चीज को पकड़ा दो उसे तो उसके पकड़ के खड़ा रहेगा, लेकिन जब वो 9 महीने का होगा तो वो किसी चीज का सहारा लेके खड़ा होने लग जाता है। जैसे मान लो यहां कोई टेबल है तो वो ऐसे ऐसे हाथ रखेगा इस टेबल पे और फिर उसका सहारा लेके खड़ा होने की कोशिश करेगा। आप इस फोटो में ये देख पा रहे हैं। 10 महीने का बच्चा वो एक तरह से क्रीप एंड हैंड एंड नीज, लुढ़कने लग जाता है और एक तरह से कह सकते हैं घुटनों के बल चलने लग जाता है। 11 महीने का बच्चा इसी तरह से सीढ़ियां भी चढ़ सकता है, किसी चीज को घुटनों के बल चलते चलते सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। 11 महीने के आसपास ही बच्चे में यह चीज देखने को मिलती है कि कोई हाथ पकड़े तो वो आगे चल सकता है और अकेला खड़ा भी हो सकता है, और 12 महीने के लगभग बच्चा चलने लग जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गामक गतिविधियां हैं जो हमने देखी, जो एक बच्चे के अंदर होती हैं, और इन्हीं गामक गतिविधियों के विकास की बात गामक विकास के अंतर्गत हम किया करते हैं। अब हम गामक विकास को यहां पर इस पूरे सेक्शन के जरिए आप गामक विकास को समझ सकते हैं शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में आप गामक विकास को समझ सकते हैं कि शैशव अवस्था में गामक विकास कैसे होता है। अगली अवस्था में जो आपकी बाल्यावस्था किशोरावस्था होती है, उसके गामक विकास को जानने के लिए हमें एक वर्गीकरण समझना पड़ेगा जिसको कहा जाता है चलन कौशल। चलन कौशल, चलन कौशल का मतलब मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स। व्यक्ति में जो गामक कौशल पाया जाता है उसके अंतर्गत उसमें 2 प्रकार के चलन कौशल देखने को मिलते हैं, और अब हम उन्हीं दोनों प्रकार के चलन कौशलों को समझने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूक्ष्म चलन कौशल की और फिर हम बात करेंगे स्थूल चलन कौशल की। इस कॉन्सेप्ट से एक बार रीट ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मान लीजिए गामक विकास में आप ये भले ही याद रखें या ना रखें कि बच्चा कितने उम्र तक सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है, कितनी अवस्था तक वो चलने बैठने लग जाता है, लेकिन अगर आपको चलन कौशल अच्छे से याद हो गए तो आप बहुत सरलता से गामक विकास के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यहां पे सूक्ष्म चलन कौशल और दूसरा आता है आपका स्थूल चलन कौशल। सूक्ष्म चलन कौशल का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल या चलन कौशल, गत्यात्मक कौशल भी इसे कहते हैं। सूक्ष्म चलन कौशल, फाइन मोटर स्किल्स। और स्थूल गत्यात्मक कौशल या स्थूल चलन कौशल, स्थूल चलन कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल क्या होती है, ध्यान से सुनो। एक बच्चा जब गत्यात्मक कौशल को सीख रहा होता है या उसकी गत्यात्मक कौशल में जब विकास हो रहा होता है तो ये 2 तरीके से होता है। उसके ये गत्यात्मक कौशल 2 प्रकार से विकसित होते हैं, एक तो सूक्ष्म, एक स्थूल। इतनी सी बात याद रह जाएगी। अब सूक्ष्म को समझते हैं। जब भी हम कोई ऐसी गतिविधि करें जिसमें हमारी छोटी और सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे हम? सूक्ष्म चलन कौशल। जैसे आपको कोई बोले कि यार तेरे को पता है वो जो है हमारा दोस्त जो है उसकी अमेरिका में नौकरी लग गई, तो आप कहोगे हैं? अब ये जो है बोलते समय आपकी जो ये भौं की मांसपेशियां ये ऊपर हुई, तो ये क्या है? सूक्ष्म चलन कौशल। एक किसी ने कहा कि देख 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 वहां पर जो है अमिताभ बच्चन आया हुआ है, तो आप भागते हुए जा रहे हो, तो
तो भागते हुए जाने की प्रक्रिया में आपके हाथ पांव सब एकदम से बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, बड़ी मांसपेशियां उपयोग में आ रही हैं, तो ये क्या है? स्थूल चलन कौशल। तो यहां पर बस छोटी सी बात याद रखनी है हमें, सूक्ष्म चलन कौशल जहां पर छोटे स्तर पर मांसपेशियां या छोटी मांसपेशियां उपयोग हों, छोटी मांसपेशियां उपयोग हो, छोटी मांसपेशियां उपयोग हो। अब छोटी मांसपेशियां कैसे उपयोग हो सकती हैं भाई साहब? छोटी मांसपेशियां उपयोग हो सकती हैं लिखने में। लिखने की प्रक्रिया में हम सिर्फ कलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखना, सितार बजाना, स्वेटर बुनना, आदि छोटी मांसपेशियां उपयोग में हो रही हो। जबकि मैं बात करूं अगर स्थूल चलन कौशल की, तो ये वो चलन कौशल है जहां पर बड़ी मांसपेशियां उपयोग में आए, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग। स्थूल चलन कौशल मतलब बड़ी मांसपेशियों का उपयोग, जैसे कि दौड़ना, भागना, सीढ़ियां चढ़ना, रीट एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल है, निम्न में से कौन सा स्थूल चलन कौशल है? 4 एग्जाम्पल दिए थे और सीधा सीधा 1 नंबर का जुगाड़ था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो बहुत सरलता से हम कर सकते हैं, उनके ऊपर पहला फोकस कीजिए। मेरे ख्याल से सूक्ष्म चलन कौशल और स्थूल चलन कौशल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्थूल चलन कौशल, क्या होता है सूक्ष्म चलन कौशल। अब आइए रीट का वो प्रश्न देख लेते हैं जो रीट में एक बार पूछा गया था। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण क्या है? ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन में ए ऑप्शन था चढ़ना, बी था दौड़ना, ये L2 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। सी ऑप्शन था शायद भागना था, नहीं कूदना था, दौड़ना और भागना तो एक ही हो गया, कूदना, और डी ऑप्शन था लिखना। ये L2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप बताओ कितना सरल सा क्वेश्चन है। सूक्ष्म चलन जहां पर छोटे स्तर पर मांसपेशियां, अब जब मैं लिख रहा हूं तो मेरी केवल उंगलियों की मांसपेशियां उपयोग में आएगी, और जब मैं दौड़ूंगा तो पैरों की सारी मांसपेशियां उपयोग में आ रही हैं। तो इसका उत्तर क्या है? लिखना। यह क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। एक चीज आप यहां पर याद रखिएगा नोट लगा के, कि कई कार्य ऐसे होते हैं जहां पर सूक्ष्म चलन कौशल और स्थूल चलन कौशल एक साथ प्रयोग में आते हैं। सामान्यतः हमारे दैनिक कार्यों में सूक्ष्म चलन व स्थूल चलन कौशल एक साथ प्रयोग में आते हैं। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अगर बैटिंग कर रहे हो, अब बैटिंग करते समय आपके हाथ और पांव तो उदाहरण है स्थूल चलन कौशल का, लेकिन आपकी आंखें उस वक्त उस बॉल को देखकर आंखों की मांसपेशियां जिस तरह से काम कर रही हैं,
ये किस चीज का उदाहरण है? ये उदाहरण है सूक्ष्म चलन कौशल का। तो प्रायः ये दोनों काम एक साथ होते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जो ये L2 2017 में आया हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर है लिखना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको उनके लिए तैयार रहना है। आइए अब एक बार देख लेते हैं आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझने की कोशिश करी। हमने बात करी थी शारीरिक विकास की। सबसे पहले तो शारीरिक विकास में 4 चीजें होती है: स्नायु मंडल, मांसपेशियां, अंतःस्रावी ग्रंथि और शारीरिक संरचना। उसके बाद हमने शैशवावस्था के शारीरिक विकास के कुछ बिंदुओं को देखा, हमने बाल्यावस्था के कुछ बिंदुओं को देखा, हमने किशोरावस्था के कुछ बिंदुओं को देखा। फिर हमने गामक विकास को समझने की कोशिश करी, जिसमें हमने हरलॉक, क्रो एंड क्रो एंड गैरिसन के कथन को जाना। हमने जाना शैशवावस्था के अंदर मुख्यतः ग्रामक विकास में कौन सी गतिविधियां होती है, और हमने सूक्ष्म चलन और स्थूल चलन कौशल को भी जानने की कोशिश करी। सूक्ष्म चलन जहां पर बड़ी मांसपेशियां उपयोग में आए और स्थूल चलन जहां पर छोटी मांसपेशियां ज्यादा उपयोग में आए। बहरहाल धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। ये वीडियो लेक्चर जो हैं ये आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से कम समय में और अनावश्यक चीजों को ना पढ़ते हुए केवल आवश्यक बिंदुओं पर फोकस करते हुए अपनी रीट की तैयारी कम समय में बेहतर ढंग से कर पाओ। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक विकास की। धन्यवाद, नमस्कार।